हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समझते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को बोलेंगे केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन को बोलेंगे विकेंद्रीकरण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह पे या एक पोस्ट पे इकट्ठी हो जाती हैं, है ना, एक जगह पे रहती हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब वो नीचे एक तरीके से उनका नीचे भी दे दी जाती है अथॉरिटी भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। राइट। सेंट्रलाइजेशन का अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम लोग समझ सकते हैं, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सेंट्रलाइज नेशंस हैं। नॉर्थ कोरिया को आप देखिए, मतलब वहां पे क्या है, वहां पे सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति के अंदर सीमित है। वो सेंट्रलाइजेशन है, पूरा तगड़ा सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन आप कह सकते हो, जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम लोग एक ब्रॉड एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। जैसे हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम भी इस तरीके से है कि भाई हमारा पूरा का पूरा, मतलब जैसे स्टेट्स भी हैं और यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है ना, ये हो गया। इसको थोड़ा और समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो डेलीगेशन से कैसे डिफर करता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नीचे दी जाती हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि आपको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके साथ में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो भी दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेशन के अंदर वो जो एक फंक्शन अलॉट किया है नीचे, एक फंक्शन सेक्रेटरी ने अपना एक कोई काम नीचे दे दिया, उसी से रिलेटेड अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। समझ में आ रहा है। डेलीगेशन एक छोटा कंसेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ बड़ा कंसेप्ट है ना। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन बाप हो गया और डेलीगेशन क्या, उसका एक छोटा सा रूप है। डेलीगेशन एक फंक्शन से रिलेटेड है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये पूरा का पूरा एक जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का, अगर हम देखें तो और हम इसको समझे तो, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। राइट। पंचायती राज अंडर आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज व्यवस्था का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। 74th अमेंडमेंट के तहत जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनका डिसेंट्रलाइजेशन है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें पूरी की पूरी जो शक्तियां थी लोकल गवर्नमेंट पे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स अपनी खुद सॉल्व कर सके, उसके लिए उनको बहुत सारी पावर्स दी गई। करेक्ट है, ठीक है। इसके साथ में होता है, जैसे आप पॉलिटिकल, ये हो गया एक तरीके से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, आप इसको कह सकते हो। एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के एक तरीके से आप देखिए, जैसे कि होता है जोन, स्टेट गवर्नमेंट जोन हो गया, है ना। जैसे पूरा का पूरा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो खांचा है उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वहां पे हो गया सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी, और उसके नीचे फिर जो उनका चलता है, जैसे कि कमिश्नर हो गए, है ना, और उसके नीचे फिर जैसे तहसील हो गया। ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है बड़े रूप में। डेलीगेशन इज विद इन अ डिपार्टमेंट। यहाँ पे फंक्शन डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू ओनली वन फंक्शन। यूजीसी, यूनियन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, रिलेटेड टू ओनली वन फंक्शन। करेक्ट। तो ये है हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी आप ये प्रिंसिपल्स पढ़ो बच्चों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, अगर आप बुकिश लैंग्वेज में से सिर्फ उतना ही समझोगे तो वो पूरा एक जो पूरा उसका जो एक वृहद रूप है, या किस तरीके से वो फंक्शन करता है, वो समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के साथ पढ़िए, और एग्जाम्पल भी कौन से लीजिए, जो अब आपके आसपास जो चीजें हैं, किताब से बाहर निकल के एग्जाम्पल को समझिए, है ना, तब वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।